ठीक है, क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, है ना, जिसे हमें पढ़ना है, जिसमें सिद्धांत है। और इकोनॉमी क्या है? जब उन सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है तब क्या बनती है? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में शाब्दिक अर्थ क्या है अर्थशास्त्र का? धन का शास्त्र, है ना, साइंस ऑफ वेल्थ। परिभाषा क्या कहती है अर्थशास्त्र की? इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विच डील्स विथ, किसके साथ डील करता है? संसाधनों का उपयोग, वितरण और उपभोग कैसे करना है, कैसे उनका यूज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कैसे कंजप्शन करना है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में क्या स्टडी करते हैं? छोटे पहलू, और मैक्रो में बड़े। फिर अपन आ जाते हैं अर्थव्यवस्था पे। तो इकोनॉमी शब्द किससे बना है? ओइकोनॉमस, जिसमें ओइको का क्या अर्थ है? घरेलू, और नॉमस का प्रबंधन। परिभाषा क्या कहती है अर्थव्यवस्था की? आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन, है ना। ठीक है, आर्थिक गतिविधि क्या कहलाती? प्रॉफिट और लॉस, ऐसी एक्टिविटी जिनमें लाभ और हानि होने की संभावना है। 4 पुस्तक इंपॉर्टेंट थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है? अल्फ्रेड मार्शल। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन केनार्ड मीन्स, है ना। और वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। ठीक है, फिर 3 क्षेत्र पढ़े अपन ने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में कौन सी एक्टिविटी आती है? ये तो एग्जाम्पल है। जिन एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्स का उपयोग एज एन रो प्रोडक्ट किया जाता है, जब इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का उपयोग अदर सेक्टर करता है तो वो सेकेंडरी, और जो सेक्टर इन दोनों का प्रमोशन करता है वो टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक किस कलर के? रेड, सेकेंडरी व्हाइट, और टर्सरी पिंक। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्र किसे कहा गया है? जिसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी, है ना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाता हो। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? 3। अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या थी? आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन। उसी प्रबंधन के बेसिस पे कितने टाइप है? 3। जब वो प्रबंधन जिसका उद्योग है वो खुद करता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सरकार करती है तो स्टेट, और जब दोनों मिलकर करते हैं तो मिक्स्ड। सिंपल सा है। आज हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना। एक देश की राष्ट्रीय आय को कैसे कैसे नापा जाता है? अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में कैसे बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट किसके हाथ में है? ये 4 तरीके से गणना की जाती है। अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एक बार चारों के नाम साथ में लिख लेना, है ना। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। 2 शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, उनका अर्थ समझना है। एक तो सकल और एक शुद्ध। ठीक, तो यहां पे ये समझो, सकल का क्या होता है? नेचुरल अर्थ, सब कुछ, है ना। तो ये बताओ भारत में कितने टाइप के लोग हैं? एक वो लोग हैं जो भारतीय हैं, और एक वो लोग हैं जो फॉरेनर हैं। जब भी सकल की बात की जाएगी, इसका मतलब ये है कि देश में रहने वाले सभी लोगों की बात हो रही है, वो फिर नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, है ना। सकल का यहां पे अर्थ लिख लो, देश के सभी निवासी, ग्रॉस, ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, देश तो कोई लिविंग एंटिटी नहीं है ना, देश थोड़ी कुछ जॉब कर रहा है। देश की आय नापी जा रही है, इसका मतलब उसमें रहने वाले सभी लोगों की आय नापी जा रही है ना। तो जब भी सकल शब्द आएगा, इसका मतलब ये है कि उस देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी आय को काउंट करना है, पहला शब्द। दूसरा आता है शुद्ध। शुद्ध का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके पहले की जो स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्ध था। जब उस अशुद्ध चीज को हटा दिया और फिर जो बचा वो क्या बचा? शुद्ध बचा। तो अपन देखेंगे शुद्ध का मतलब यहां पे ये मान के चलो, अभी सिर्फ ये लिख लो वास्तविक, फिर समझाएंगे क्या है। डोमेस्टिक और नेशनल, घरेलू और राष्ट्रीय। तो क्या मतलब है घरेलू और राष्ट्रीय का? तो घरेलू का मतलब लिखो भारत की सीमा, और राष्ट्रीय का मतलब लिखना राष्ट्रीयता से, यानी सिटीजनशिप से। अब देखो जी, यहीं से चारों फैक्ट क्लियर हैं, 4 नहीं तो कम से कम 2 तो हैं। अब जैसे अपन इसको ये समझ लें, सकल घरेलू उत्पाद, लोगों की आय नापना है, तो इसमें जो लोगों की आय देखी जा रही होगी वो सभी की देखी जा रही होगी, चाहे वो भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे।
और किस क्षेत्र की देखी जा रही होगी, जो भारत की सीमा के अंदर है, सिंपल सी बात। फिर आते हैं इस पे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल का मतलब क्या है, ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और राष्ट्रीय का मतलब है सिटीजनशिप से, यानी यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों की राष्ट्रीय आय नापी जा रही है जो भारत के क्या है, सिटीजन है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन डेफिनेशन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। पहले हेडिंग डालो जीडीपी, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक बॉर्डर। देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित यानी प्रोड्यूस, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, यानी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, अब ये समझो जब भी जीडीपी की बात होगी इसका मतलब ये है कि देश की सीमा के भीतर, फॉर एन एग्जांपल ये भारत की देश की सीमा है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तुएं बन रही हैं और जो भी सेवाएं बन रही हैं उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। इसका क्या मतलब है मौद्रिक मूल्य का, मौद्रिक मूल्य का मतलब ये है कि मुद्रा में क्या वैल्यू है ना, उसको और उसको सिर्फ मुद्रा में नापना है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, तो इन सेवा और वस्तुओं का रुपये में क्या मूल्य बनता है, पहली बात। अंतिम शब्द का क्या मतलब है, अंतिम का मतलब ये होता है कि वो अंतिम उपभोक्ता को कितने रुपए में प्राप्त हुई है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कार बनी, कार जब बनती है फैक्ट्री में तो उसका मूल्य अपन ने मान लिया 5 लाख, लेकिन क्या तुम्हें 5 लाख में मिल जाती है, नहीं, उस पर अब टैक्स लगेगा, आरटीओ लगेगा, ये लगेगा, सब लग के तुम्हें कितने मिली, 7.5 लाख की। तो 7.5 लाख उसकी क्या कहलाती है, अंतरिम मौद्रिक मूल्य, यानी उपयोग करने वाले को वो चीज कितने की पड़ी है उसको बोलते हैं लास्ट, और मौद्रिक मूल्य यानी रुपये में उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एन एग्जांपल अगर तुम यूएसए की जीडीपी देखोगे तो मौद्रिक मूल्य किस में चला जाएगा, डॉलर में, और अंतिम का मतलब उपभोक्ता को, जो यूज करने वाला है उस प्रोडक्ट का, उसको कितने में वो पड़ी है ना। ये वाली लाइन क्लियर है, घरेलू सीमा क्लियर है। फॉर एन एग्जांपल ये बताओ, अगर अंबानी की कोई फैक्ट्री पाकिस्तान में काम कर रही है तो उसकी वैल्यू को काउंट किया जाएगा या नहीं, अभी जीडीपी की बात हो रही, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी पहली शर्त क्या है, घरेलू सीमा के भीतर काम करना है, यानी भारत की सीमा के अंदर जो कुछ काम हो रहा है सिर्फ उसी को ही जीडीपी में काउंट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये मान लो एलन मस्क की कोई कंपनी यहां आके काम कर रही है मुंबई में, तो क्या उसके द्वारा बनाए प्रोडक्ट या सर्विस को काउंट किया जाएगा या नहीं, किया जाएगा, है ना, क्योंकि सकल का मतलब क्या है, सभी लोगों को काउंट करना है, वो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे गैर राष्ट्रीय हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि घरेलू सीमा के भीतर हो, बस इस सीमा के अंदर कोई भी काम कर रहा हो उसको काउंट किया जाएगा, चाहे वो यहाँ का आधार कार्ड रखता हो या आधार कार्ड ना रखता हो। और इस सीमा के बाहर जाके जो भी काम होगा वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, वो भले ही मोदी जी की कंपनी हो, अंबानी की कंपनी हो, अडानी की कंपनी हो या मेरी कंपनी हो, मैं भले ही रहने वाला भारत का हूं लेकिन मेरी कंपनी काम कहाँ कर रही है, घरेलू सीमा के बाहर, तो उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। और ये तो क्लियर है, वस्तु और सेवा है ना, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देखा जाता, सर्विसेज भी देखी जाती है। अब एक बात ये बताओ, कोई कार फॉर एन एग्जाम्पल 2025 में बनी लेकिन बिकी 2026 में, तो उसको 2025 की जीडीपी में काउंट करेंगे कि 26 में, वो जिस ईयर में बनी है उसी ईयर में काउंट होती है, फिर वो चाहे 26, 27, 28 बिके, पहला बार काम। दूसरा ये इसलिए भी है कि आप उस चेन को कहाँ तक ट्रैक करोगे, ये तो एक वर्क बर्डन बहुत बढ़ गया ना, आपने बना के रख लिया, अब उस पर फोकस रखे, जब बिकेगी तब उसे काउंट करेंगे, है ना। तो इस वर्क बर्डन को कम करने उस वस्तु को तभी काउंट कर लिया जाता है जब उसका प्रोड्यूस या जब उसका प्रोडक्शन हुआ है ना, वो बिके किसी भी है। कोई डेफिनेशन में दिक्कत है क्या, ग्रॉस यानी सबको देख लेना है और घरेलू यानी सीमा के भीतर देखना है, सीमा के बाहर वालों को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो, हेडिंग डालो कैलकुलेट बाय द टू मेथड, दो तरीके से काउंट की जाती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब ये बताओ फॉर एन एग्जांपल, कोई भी चीज मुझे 100 रुपए की बन के तैयार हुई है ना, मतलब उसको बनाने की लागत कितनी है, 100 रुपए। अब लेकिन इसमें मान लिया अपन ने कुछ कारण से 2% की महंगाई जुड़ गई, तो ये कितना हो गया, इसको 10% कर लेते ना, 110 हो गया। इसमें टैक्स लगे,
और ये जाके हो गया कुछ टैक्स लगने के बाद 150 रुपए की, है ना। तो अभी जीडीपी ये बताओ 100 है या 150 है? 150 है ना, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ी है कि अंतिम में कंज्यूमर को इतने पे उपलब्ध हो रही है। लेकिन ये अपन ने मान लिया ये चीज है इंडिया की, है ना। इंडिया में सब कुछ टैक्स रिजीम ये सब है। अपन यूएसए में गए, यूएसए में मान लिया अपन ने 5% महंगाई थी, 105 का हो गया, और वहां पे टैक्स क्या है अपने कंपैरिजन में कम है, टैक्स लग के वहां पे वस्तु हो गई 130 की। उनकी जीडीपी कितनी हो गई? 130। लेकिन ये बताओ ये जो पिक्चर है ये सही स्थिति अपने सामने प्रदर्शित करती है क्या? यहां पे ये समझो प्रोडक्ट तो सेम ही था, अपनी जीडीपी सिर्फ इसलिए ज्यादा दिख रही थी कि टैक्स और महंगाई दर ज्यादा थी। लेकिन टैक्स और महंगाई दर के बाद जो जीडीपी आती है उसका उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्पादन तो दोनों का बराबर था ना। लेकिन अब मान लो सिर्फ मुझे जीडीपी ही ज्यादा दिखाना है, मैंने टैक्स और बढ़ा दिया, 200 हो गया, तो 200 रुपए मूल होने से मेरी इकोनॉमिक व्यवस्था पे थोड़ी कोई फर्क पड़ा। इकोनॉमिक व्यवस्था तो अभी भी किसकी अच्छी है? यूएसए की अच्छी है ना। सिर्फ टैक्स और महंगाई दर बढ़ जाने से जो जीडीपी बढ़ जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है। आर्थिक व्यवस्था कब अच्छी होगी? जब उसकी फैक्टर वैल्यू कम से कम होगी। आप टैक्स तो अपने हाथ में है ना, सरकार के हाथ में। सरकार 1000% टैक्स लगा के कल को कहने लगे इसकी वैल्यू हो गई 1000 और भारत की जीडीपी हो गई यूएसए से ज्यादा, तो ये बात एब्जॉर्ब होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये जो जीडीपी सामने आ रही है ये रियल जीडीपी नहीं है, ये है नॉमिनल जीडीपी, जो एक नॉर्मल तरीके से काउंट की गई है, जिसमें टैक्स वैक्स सब कुछ शामिल किए गए। लेकिन ये किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति नहीं दर्शाते। वास्तविक आर्थिक स्थिति तो तब अच्छी होती है ना जब कोई चीज सस्ती से सस्ती बन रही हो। तो दोनों बन तो एक ही रेट पे रहे थे, लेकिन भारत में जो उसकी जीडीपी ज्यादा दिख रही है वो किस कारण से ज्यादा दिखी? टैक्स के कारण। यहाँ पे टैक्स कम थे इसलिए इनकी अंतिम जीडीपी कम दिखी। लेकिन वास्तविक स्थिति समझने के लिए हमें इन फैक्टर को हटाना होगा, यानी महंगाई और टैक्सेस को हटाना होगा। और जब जो जीडीपी हमारे सामने बनेगी वही क्या कहलाती है? रियल जीडीपी। जब जीडीपी को बिना महंगाई के काउंट किया जाता है तब रियल जीडीपी, और जब जीडीपी को महंगाई के साथ काउंट किया जाता है तब नॉमिनल जीडीपी, है ना। क्योंकि महंगाई और टैक्स तो सरकार के हाथ में है ना। आप उसको बढ़ा के अगर जीडीपी ज्यादा दिखा रहे हो तो आप गुमराह कर रहे हो। आपकी देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, सिर्फ आप उनको आंकड़ों को क्या कर रहे हो? आंकड़ों को हस्तक्षेप करके बढ़ा रहे हो ना। आपका प्रोडक्शन कुछ भी नहीं बढ़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल 150 रुपए जीडीपी थी, आपने टैक्स बढ़ा दिया 200 कर दिया, तो अब जीडीपी तो बढ़ती हुई दिख रही, लेकिन क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ा है? प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा ना। इसलिए सही पिक्चर देखने के लिए अपन किस पे फोकस करते हैं? रियल जीडीपी, क्योंकि इसमें महंगाई शामिल नहीं होती और नॉमिनल जीडीपी में महंगाई शामिल होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, रियल जीडीपी क्या है? बिना महंगाई की जीडीपी जिसमें महंगाई दर शामिल नहीं होती। नॉमिनल क्या होती है? जिसमें महंगाई दर शामिल हो जाती है। अब हेडिंग डालो एनडीपी। एनडीपी जो है वो जीडीपी से ही बना है। तो अब देखते हैं जीडीपी में क्या अशुद्धि थी जिसको अलग करके अपन ने उसका शुद्धिकरण कर दिया और क्या बन गया? शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब भी सकल शब्द को हटा के शुद्ध शब्द आएगा इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अपन इसमें अशुद्धि थी उसको हटा दिया है। अब एक एग्जाम्पल लो, फॉर एन एग्जाम्पल ये कार बनी अपनी, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए की, है ना, 2025 में। 2026 में अपन ने मान लिया कि अच्छा प्रोडक्ट तो बन ही रहे लेकिन उनके सब पार्ट भी बनते हैं ना। इसके चारों टायर बने 50 रुपए के नेक्स्ट ईयर, है ना। तो 2026 में अपनी जीडीपी क्या हो जाएगी? 150। यहां तक बात क्लियर है। 2025 तक अपन कहां तक आ चुकी थी अपनी जीडीपी? 100 तक। अपन ने 2026 में इसके चारों टायर और बनाए जो कि कितने कॉस्ट के थे? 50 रुपए के। तो 2026 में जीडीपी क्या हो गई? 150। क्या ये सही जीडीपी है कि जब आपके ये चारों टायर बने तो पुराने 4 टायर यूजलेस हो गए ना, लेकिन जब ये 100 रुपए की वैल्यू थी तो इसमें भी तो चारों टायर शामिल थे, यानी टायर की वैल्यू कितनी बार काउंट हो गई? 2 बार। और अपन ने एक चीज ये पढ़ी है, डेप्रिसिएशन पढ़ते ना, समय के साथ मशीनों का मूल्य घटता जाता है। और क्यों घटता जाता है? क्योंकि उनके पार्ट्स घिसाते जाते हैं और वो पार्ट्स मेन पार्ट्स से क्या होते जाते हैं? अलग, और उनकी जगह अपन नए पार्ट्स डालते जाते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें जो
टायर है वो कितनी बार काउंट हो गए? 2 बार। आपने 25 में भी काउंट कर लिया और 26 में जब नया बना तब भी काउंट कर लिया। तो आपको पुराने टायर की वैल्यू तो कम करना होगी ना, इसी को बोलते हैं अपन डेप्रिसिएशन। मशीनों में समय के साथ जो उनका मूल्य कम होता है टूट फूट के कारण, उसी को कहते हैं अपन डेप्रिसिएशन, और हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास, है ना। तो जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को कम कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? शुद्ध जीडीपी, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। तो सिंपल सी परिभाषा लिख लो, क्या है? जीडीपी में से क्या हटा देना है? डेप्रिसिएशन। समय के साथ संपत्ति के मूल्य में decline in the value of asset, decline in the value of asset within a time। बस अपन को सिंपल सी भाषा में यह समझ लेना है, संपत्ति का मतलब है कैपिटल गुड्स से, सिर्फ मशीन से, है ना। समय के साथ मशीनों का मूल्य घटता है, और क्यों घटता है? क्योंकि उनके पार्ट्स घिसते जाते हैं, और अगर आप उन घिसे हुए पार्ट का वैल्यू कम नहीं करोगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी गाड़ी का एक नट घिस गया तो आप नया नट लगाओगे ना, लेकिन अगर आप पुराने नट का वैल्यू कम नहीं करोगे तो नट कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार, है ना। तो संपत्ति का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये रख लेना, मशीन से है, और इकोनॉमिक की भाषा में मशीन से कहते हैं कैपिटल गुड्स, है ना। अब अपन को पढ़ना है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, आइदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्रीज डोमेस्टिक बॉर्डर। ठीक, देश के सभी नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। के 2 चीजें देख लो, पहली अपन ने देखी है जीडीपी, और अब देख रहे हैं अपन जीएनपी। ठीक है, इतनी सी बात है सिर्फ, अगर अंबानी की कोई फैक्ट्री पाकिस्तान में है, उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को जीडीपी में काउंट करेंगे कि जीएनपी में? जीडीपी में काउंट करेंगे नहीं, कि जीएनपी में? अच्छा रुको एक सेकंड, इससे कंफ्यूजन होगा, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्लियर है? ठीक है। ऐसे लोगों की काम को काउंट करना है जो भारत के नागरिक हो, फिर चाहे वो भारत की सीमा में काम कर रहे हो या भारत की सीमा के बाहर। अब अंबानी की कोई फैक्ट्री अगर यूएसए में काम करती है तो उसने जो भी सर्विसेज बनाई वो जीएनपी में काउंट होंगी या नहीं? होंगी, क्योंकि वो भारत का नागरिक है और वो कहीं पर भी रह के काम कर रहा हो। लेकिन वो चीज जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि जीडीपी की एसेंशियल शर्त क्या है? सीमा के भीतर हो। अब ये बताओ, एलोन मस्क की कोई कंपनी भारत में काम कर रही है तो क्या वो जीएनपी में काउंट होगी? नहीं, क्योंकि जीएनपी में वही काउंट होते हैं जो भारत के नागरिक हो, लेकिन वो चीज जीडीपी में काउंट होगी। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या याद रखना है? जीडीपी में याद रखना है घरेलू सीमा के भीतर कोई भी बना रहा हो गिन लो, और जीएनपी में याद रखना है कि भारत का व्यक्ति कहीं भी बना रहा हो गिन लो। इतनी बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद को शुद्ध करना है तो क्या हटा दोगे? डेप्रिसिएशन, तो वो बन जाएगा अपना क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सिंपल सा लिख लो, जब जीएनपी में से क्या हटा देते हैं अपन? डेप्रिसिएशन। तो अपने पास क्या आ जाता है? एनएनपी। अब ये देखना है कि इन चारों में भारत के लिए सबसे अच्छा मानक क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय को अगर बताना हो तो जीडीपी को बता दिया जाए, जीएनपी को बता दिया जाए, जीएनपी को बता दिया जाए, या एनएनपी को बता दिया जाए? एनएनपी को बताया जाए ना। देखो जीडीपी तो आप बता नहीं सकते क्योंकि उसमें एलोन मस्क की आय भी काउंट हो रही है, जबकि एलोन मस्क भारत का है नहीं। तो अगर जीडीपी हट गया तो एनडीपी भी हट गया। अब आ गया जीएनपी। अगर भारत की राष्ट्रीय आय बताना है तो भारत के लोगों की आय बताओ ना, वो चाहे भारत के बाहर कमा रहे हो या अंदर कमा रहे हो। लेकिन भारत की भी आय में कौन सी आय बताओ जो डेप्रिसिएशन हटा के बताई गई है, और डेप्रिसिएशन हटा के क्या बताई गई है? एनएनपी। तो भारत की राष्ट्रीय आय बताने का सबसे अच्छा मानक क्या होता है?
एनएनपी। लेकिन इसमें भी अपन दो बात पे आते हैं, पहले लिख लो भारत की राष्ट्रीय आय को क्या किस उससे नापा जाता है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही भारत की राष्ट्रीय आय माना जाता है ना। यानी देश की सबसे शुद्ध आय बताना हो तो किससे दर्शाई जा सकती है, जीडीपी से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जीडीपी में एलोन मस्क की आय भी शामिल है। अगर जीडीपी को नहीं लेते हैं तो एनडीपी भी बाहर हो जाता है। फिर आते हैं अपन जीएनपी पे, लेकिन जीएनपी में क्या शामिल है, रिपीटेशन हो रहा है ना, जो चीज टूट फूटती जा रही है उनका मूल्य भी काउंट हो रहा है। जब उनका मूल्य हटा दिया तो फिर क्या बचा, एनएनपी। लेकिन एनएनपी भी दो तरीके से नापा जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट कॉस्ट। उसमें सबसे शुद्ध क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अभी समझ लो क्या है, सिंपल सा वही मतलब है जो रियल और नॉमिनल में था। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में कितने में बन के तैयार हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन के तैयार हुआ 90 रुपए का। अब ये फैक्ट्री में कितने में, 90 रुपए में बन के तैयार हुई, लेकिन अपन जानते हैं कि एल्कोहल पे सबसे ज्यादा टैक्स बनता है। अब ये मार्केट में आके बिकी 180 की, तो इसमें जो 90 रुपए ऐड हुए हैं, क्या उनका प्रोडक्शन में कोई लेना देना था? वो तो सरकार ने अपने मन से लगाया है ना। तो जब फैक्ट्री के मूल्य पे नापा जाता है उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट में कितने का बिक रहा है उसको क्या कहते हैं, मार्केट कॉस्ट। तो मार्केट कॉस्ट पे अगर एनएनपी देखोगे तो सही पिक्चर नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसको तो सरकार चाहे तो और बढ़ा सकती है, लेकिन टैक्स बढ़ा देने से क्या प्रोडक्शन बढ़ जाता है? नहीं। तो इसलिए अपन एनएनपी को किस पे देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट को अपन संशोधित नहीं कर सकते। उसको बनाने की जो लागत है वो तो उतनी की उतनी रहेगी। अपन सिर्फ चेंज क्या कर सकते हैं, मार्केट कॉस्ट, टैक्स को कम और ज्यादा करके ना। तो जब एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री में कितने में बन के तैयार हुआ उस पे नापा जाता है, वही भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है ना। उसको शुद्ध आय अपन मान सकते हैं। शुद्ध आय क्यों मान सकते हैं, कि उसमें किसी विदेशी का योगदान शामिल नहीं है, उसमें रिपीटेशन ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अपन ने मूल ह्रास को कम कर दिया है, और फैक्टर कॉस्ट पे नापने का मतलब ये है कि उसमें अभी टैक्स भी शामिल नहीं है। इसलिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही भारत की सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय अपन कह सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, देश की अगर 100 इनकम है और उस देश में 10 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 10 रुपए। तो सिंपल सी बात है, टोटल इनकम को जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन टोटल इनकम मतलब क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय 1000 रुपए और उस देश में 10 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 100 रुपए है ना। तो सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी या एनएनपी। तो क्या आंसर होगा, एनएनपी। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो आंसर क्या होगा, एट फैक्टर कॉस्ट। हेडिंग डालो हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 3 दशक यानी 1950 से लेके 1980 तक के जो समय है उसको कहा जाता है प्रथम 3 दशक। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 3 दशक की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी भारत की, 3.5%। यानी भारत इस 30 साल में किस वृद्धि दर से आगे बढ़ा है, 3.5% से। और इसी रेट को क्या कहा गया है, हिंदू वृद्धि दर। ऐसा क्यों, क्वेश्चन समझ गए। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 3.5, इसी को ही क्या कहा गया है, हिंदू वृद्धि दर। और ये कब की है, भारत के स्टार्टिंग के 3 साल की। ठीक, ये और लिख लो, ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है प्रोफेसर राज कृष्णा ने। मोदी जी कहां से आ गए। 3.5% ये जो भारत ने कम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल की है उसका प्रमुख कारण प्रोफेसर राज कृष्णा ने हिंदू समाज माना है। क्योंकि इस समय तक या अभी भी मान लो मेजर भारत में कौन सी पॉपुलेशन है, हिंदू। और हिंदुओं को इस कम वृद्धि दर का कारण क्यों माना, क्योंकि हिंदुओं पे धर्म हावी है। वो व्यवसाय करें, कुछ भी काम करें, अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, धर्म करते हैं। और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हिंदू धर्म करने की इजाजत नहीं देता। फॉर एन एग्जाम्पल, हिंदू धर्म झूठ की इजाजत नहीं देता, कोई भी धर्म नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को कट्टरता से मानता हो फिर व्यापार कैसे चलाएगा, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ तो जरूरी है।
कोई हिंदू धर्म को बहुत सीरियसली लेता हो वो ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा जिनमें मांस शामिल है, अंडे शामिल है। और जब व्यापार में आपके बीच में अवरोध आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि दर क्या होगी, कम होगी ना। हालांकि वो सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति कट्टरता से उसको मानता है वो ये सब चीजें नहीं करेगा। अपन ये मान लें कि इस समय तक, अब का नहीं ले रहे हैं, इस समय तक हिंदुओं को ये मानना था कि बहुत सारी जॉब महिलाओं के लिए सही नहीं है, तो एक पूरा लेबर आपने घर पे बैठा दिया, और जब वो लेबर घर पे बैठ गया तो वृद्धि दर क्या होगी, कम होगी। तो भारत ने प्रथम 3 दशक में जो कम वृद्धि दर हासिल करी, इसका प्रमुख कारण प्रोफेसर राजकृष्णा ने किसको माना, हिंदू समाज और उसकी रूढ़िवादिता, और इसलिए इस आर्थिक वृद्धि दर को क्या नाम दिया, हिंदू वृद्धि दर। सिंपल सी बात है, कोई डाउट? अब बस ये कुछ फैक्ट लिख लेना और फ्रेंड लिखना। राष्ट्रीय आय गणना का प्रथम प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, किसने किया है, दादा भाई नौरोजी। एक होमवर्क है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम पता करना है। पता है किसी को अभी, जिसमें इन्होंने ये गणना करके बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है अभी, या प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या नाम है? पॉवर्टी, क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ना। भारत की गरीबी का प्रमुख कारण दादा भाई नौरोजी ने क्या माना था, अंग्रेज सरकार को है ना, या अंग्रेजी शासन को है ना। राष्ट्रीय आय गणना जो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड की गई, उसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, तो लिखना है BKRB राव, RB राव ने। इसलिए राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का फादर भी किसे कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है। फिर एक कमेटी लिखना है जो भारत के शुरुआती वर्ष में बनी थी, जिसने राष्ट्रीय आय का काम किया था, तो लिखना है ये कब बनी थी, नेशनल इनकम कमेटी 1949 में, और इसके हेड कौन थे, कौन है ये भाई साहब, PC महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, इनके बर्थडे पर मनाया जाता है, तो कब है इनका बर्थडे, कब, कौन ये माने, ये BKRB राव है और ये PC महालनोबिस है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, PC महालनोबिस के, लेकिन कब है इनका बर्थडे, 29 जून।